अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू द वीडियो। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे कि व्हाट आर द स्ट्रेटजीज टू ओवरकम द डिसएडवांटेजेस ऑफ सेलिंग ऑन दराज। हम लोग पहले जब पढ़ रहे थे तो इससे पहली दो वीडियोस के अंदर हम लोगों ने देखा कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेलिंग ऑन दराज, और फिर हमने अगली वीडियो में देखा कि व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ सेलिंग ऑन दराज। मैंने पिछली वीडियो के अंदर आप लोगों को ये बताया था कि डिसएडवांटेजेस इसके इस तरह नहीं है कि आपको नुकसान है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस आर लाइक चैलेंजेस जिनको आप ओवरकम कर सकते हैं अच्छी स्ट्रेटजीज यूज़ करके, ठीक है। तो आप उन चैलेंजेस को बहुत मिनिमम अमाउंट के ऊपर लेके आ सकते हैं अगर आप अच्छी स्ट्रेटजीज यूज़ करें। तो आज हम उन्हीं स्ट्रेटजीज के ऊपर बात करेंगे। तो ये जो आज की वीडियो है ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट होने वाली है। और आज की इस वीडियो के अंदर वजह क्या है इम्पॉर्टेंट होने की, कि एक तो हम ये देखेंगे कि भाई दराज में आपके जो डिसएडवांटेजेस हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनको आप कैसे ओवरकम कर सकते हैं, उनसे आप कैसे बच सकते हैं, उनको आप कैसे कम कर सकते हैं। और फिर ये वही स्ट्रेटजीज होंगी जो कि आप यूज़ करके अपने दराज को टॉप के ऊपर लेके आ सकते हो और अपने दराज पे जो आपकी मार्केट है उसकी प्रोडक्ट की लिस्टिंग को टॉप के ऊपर लेके आ सकते हो और अपनी सेलिंग अच्छी कर सकते हो। तो आए इसको देखते हैं। इसके अंदर जो पहला पॉइंट है वो है अंडरस्टैंड एंड ऑप्टिमाइज कॉस्ट्स। देखिए, मैंने आपको जब दराज का पहला इंट्रोडक्शन दिया था तो मैंने उसके अंदर आपको कुछ चीज़ें बताई थी। वही मैंने आपको उनमें से एक चीज़ ये बताई थी कि दराज जो है वो अपनी कमीशन फ़ी लेता है, और कई ऐसे सिनेरियोज भी हैं जहाँ पे लिस्टिंग फ़ी भी होती है, कोई और भी चार्जेस होते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने जब कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है सेल करने के लिए, तो आपने ये दराज के ऊपर एनालाइज करना है कि पहले उसकी कमीशन फ़ी देखनी है उन चीज़ों के ऊपर, लिस्टिंग फ़ी अगर उसमें है वो भी देखनी है, और उसके साथ अगर कोई और भी कोई चार्जेस एसोसिएट हैं उनको भी चेक करना है। उन चीज़ों को चेक करके आपने इन सारी कॉस्ट को कैलकुलेट करना है और फिर अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी बनानी है अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, ठीक है। और आपने ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी है जिसमें आपकी प्रोडक्ट जो है वो प्रॉफिटेबल भी हो, और दूसरी बात ये कि प्रॉफिटेबल होने के साथ साथ वो प्रोडक्ट की क्वालिटी पे भी कोई इफेक्ट ना पड़े, ठीक है, और आपकी कमीशन फ़ी, लिस्टिंग फ़ी, ये सारी चीज़ें भी उसके अंदर से निकल जाएं। तो इसलिए आपको सोचना और समझना पड़ेगा इसके पूरे कॉस्ट के सिस्टम को। आगे आ जाएं, आगे चलते हैं। डाइवर्सिफाई सेल चैनल्स। देखें, दराज के ऊपर आपने अगर अपनी सेल्स बढ़ानी है तो आपको सिर्फ दराज पे नहीं रहना पड़ेगा, ठीक है। आप जो है अपनी मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी सेलिंग शुरू करें, ठीक है। बहुत सारे और प्लेटफॉर्म्स हैं, अपनी वेबसाइट बनाएं, उससे जो है ट्रैफिक लें। तो अपनी जो जो चैनल्स हैं, आपके सेल चैनल्स हैं, उनको डाइवर्सिफाई करें, यानी कि सिर्फ दराज के ऊपर रिलाय ना करें। आप जो है अपने डिफरेंट और वेबसाइट्स के ज़रिए डिफरेंट लोगों तक रीच करें और वहाँ से जो है आप ट्रैफिक लेके आ सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि आप अगर दराज के ऊपर अभी नए नए हैं मगर आप कहीं और किसी और प्लेटफॉर्म से भी सेल कर रहे हैं और दराज के ऊपर इतनी ज़्यादा अर्निंग नहीं आ रही है आपको, तो आपको वहाँ पे लॉस भी नहीं होता, ठीक है। तो आप इस तरह से आपकी डिपेंडेंसी जो एक सिंगल प्लेटफॉर्म के ऊपर है वो नहीं होती और आपकी कस्टमर की रीच बढ़ती है। उसके बाद बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी ऑफ प्लेटफॉर्म। देखें जी, आपने जब चीज़ें अपनी बेचनी है ना तो आपने अपना नाम पैदा करना है, ठीक है। आपने एक अपने ब्रांड की स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बनानी है प्लेटफॉर्म से बाहर, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि ब्रांड आइडेंटिटी के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने मार्केटिंग एफर्ट्स करनी है इसके अंदर दराज से बाहर। सोशल मीडिया को यूज़ करें, ईमेल मार्केटिंग को यूज़ करें, और इसके अलावा और बहुत सारे जो सोशल नेटवर्क्स हैं उनको यूज़ करें और अपने कस्टमर्स के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाएं, और फिर उस डायरेक्ट कनेक्शन से आप लोग ट्रैफिक को अपने दराज स्टोर की तरफ लेके आए, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं फेसबुक के ऊपर जाता हूँ, मैं अपना दराज का जो स्टोर है उसकी मार्केटिंग करता हूँ फेसबुक के ऊपर। फेसबुक के ऊपर लोग बहुत ज़्यादा हैं, फेसबुक के ऊपर लोग देखते हैं, और फिर फेसबुक से लोग जो हैं उनके लिंक्स को क्लिक करके वहाँ पे आते हैं मेरे दराज के स्टोर के पास। जब वो दराज के स्टोर पे आते हैं वहाँ से चीज़ को परचेज़ करते हैं और मेरी सेल्स जो है वो बढ़ती हैं और ट्रैफिक जो है बाहर से दराज पे आ रही है। तो दराज को ये बहुत अच्छा लगता है कि उसके प्लेटफॉर्म के ऊपर किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से ट्रैफिक डाइवर्ट हो गया है। और इससे क्या होगा कि आपके ब्रांड की जो है स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बनेगी, आपकी प्रोडक्ट की स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बनेगी, आपका जो स्टोर होगा दराज पे उसकी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बनेगी। उसके बाद जी
फोकस ऑन कस्टमर सर्विसेज एंड प्रोडक्ट क्वालिटी। देखें जी, प्रोडक्ट क्वालिटी और कस्टमर सपोर्ट सर्विस ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट है जब आप कोई चीज़ बेच रहे होते हैं दराज के ऊपर, ठीक है। प्रोडक्ट क्वालिटी तो देखें जी, आपको डायरेक्ट आप खुद कस्टमर अगर बन के जाते हैं किसी जगह के ऊपर कोई चीज़ परचेज़ करने, तो आपका मकसद क्या होता है कि आपको कम से कम प्राइस में अच्छी से अच्छी क्वालिटी की चीज़ मिल जाए, या फिर अगर आपको थोड़े से पैसे ज़्यादा भी देने पड़े तो क्वालिटी उस प्रोडक्ट की अच्छी हो, ठीक है। तो अगर आपको क्वालिटी उस प्रोडक्ट की अच्छी मिलती है उस जगह से, तो आप बार बार उस जगह के ऊपर जाते हैं लेने के लिए। इसी तरह जो कस्टमर सर्विसेज है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करती है इस चीज़ को। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, मैं एग्ज़ाम्पल आपको एक देता हूँ कि मैंने एक चीज़ परचेज़ करनी, मैंने बॉल पेन परचेज़ करना था दराज से, ठीक है। तो मैंने बॉल पेन का डिब्बा परचेज़ करना है ब्लू कलर में। अब एक सेलर है, उसने लगाए हुए बॉल पेन्स, अब उसने वहाँ पे लिखा नहीं हुआ कि ब्लू है या ब्लैक है, या अगर उसने लिखा भी हुआ है तो उसके पास वहाँ पे लिस्टिंग में पड़े हुए। मैं उसके चैट बॉक्स में जाता हूँ और मैं उसको एक मैसेज करता हूँ कि जी मुझे ब्लू में चाहिए, आपके पास ब्लू में अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। वो बंदा मुझे 4 घंटे के बाद रिप्लाई करता है कि जी मेरे पास ब्लू में अवेलेबल है। अब वो जो 4 घंटे का गैप आ गया बीच में, मैं उसके आंसर के लिए बैठा तो नहीं रहूँगा। मैं उस जो सेलर होगा उसको छोड़ूंगा, किसी दूसरे सेलर को देखूंगा, ठीक है। अगर वो मुझे फ़ौरन रिप्लाई कर देगा तो मेरा माइंड बन जाएगा। अब मेरा माइंड बन जाएगा तो मैं उस टाइम वही से परचेज़ कर लूँगा। तो क्या हुआ कि अगर वो पहले वाले सेलर के पास जिसके पास मैं गया था, अगर वो मुझे उसी टाइम जवाब दे देता कि जी मेरे पास ये ब्लू में अवेलेबल है, तो मैं उससे परचेज़ कर लेता। तो ये आपको जो कस्टमर सर्विस है और प्रोडक्ट क्वालिटी है, इसको आपको बहुत ज़्यादा फोकस में रखना है, ठीक है। पॉजिटिव कस्टमर के एक्सपीरियंस जो हैं वो आपकी रेटिंग्स को हाई करते हैं। अगर नेगेटिव रिव्यूज़ हैं वो जितने कम हों, वो आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर जो आपका स्टोर है वो उसकी सेहत के लिए बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। उसके बाद आपकी रेपुटेशन जो है आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर, आपके दराज के स्टोर की रेपुटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब आपके पास पॉजिटिव फीडबैक्स होते हैं, ठीक है। तो अच्छी कस्टमर सर्विस और अच्छी प्रोडक्ट क्वालिटी आप देंगे तो फिर ये चीज़ें आपको मैसर होंगी, फिर ही आपको पॉजिटिव फीडबैक और उसके साथ साथ आपकी रेपुटेशन जो है प्लेटफॉर्म के ऊपर वो बढ़ेगी और आपकी सेल्स भी बढ़ेंगी। अच्छा, उसके बाद आ जाता है ऑप्टिमाइज प्रोडक्ट लिस्टिंग्स। देखिए जी, आपकी जो प्रोडक्ट की लिस्टिंग्स है ना, हमने बात की थी जब आप प्रोडक्ट दराज के स्टोर पे लगाते हैं, इसका मतलब है प्रोडक्ट आपने लिस्ट कर दी है, ठीक है। वो लिस्टिंग आपकी क्लियर और अट्रैक्टिव इमेजेस वाली होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर आपने कोई बॉल पेन लगाया है लिस्ट के ऊपर तो उसकी पिक्चर बड़ी अट्रैक्टिव, साफ़ सुथरी, क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह बड़ी एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन आपने दी हो, ये बॉल पेन है, ये इस कंपनी का है, ये कलर का है, ठीक है, इसकी ये डायमेंशंस हैं, जो बिल्कुल आपने एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन उसकी देनी है और रेलेवेंट कीवर्ड्स यूज़ करने हैं। फॉर एग्जांपल, लोग बॉल पेन सर्च करते हैं तो आपने उसको बॉल पेन ही लिखना है, आपने ये नहीं लिखना जी प्लास्टिक पेन कंटेनिंग इंक इन इट, ठीक है। इस तरह करके नहीं आपने लिखना, आपने बॉल पेन लिखना है। आपने रेलेवेंट कीवर्ड्स उसके सर्च करने हैं और वो रेलेवेंट कीवर्ड्स आपने वहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो वेल ऑप्टिमाइज्ड लिस्टिंग होगी ना, इसको कहेंगे वेल ऑप्टिमाइज्ड लिस्टिंग, जिसके अंदर आपके इमेजेस क्लियर होंगे, एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन होगी, रेलेवेंट कीवर्ड्स होंगे, ठीक है। तो ये जब आपकी वेल ऑप्टिमाइज्ड लिस्टिंग होगी ना, तो इससे क्या होगा कि आपकी प्रोडक्ट्स की एक तो विजिबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है, ज़्यादा नज़र आएगी लोगों को, सही है, अट्रैक्ट मोर पोटेंशियल कस्टमर्स, और जब वो ज़्यादा नज़र आएगी, अपीलिंग होगी, तो कस्टमर्स जो हैं इसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। ऑब्वियसली जब आपने रेलेवेंट कीवर्ड्स यूज़ किए होंगे तो आपकी प्रोडक्ट खुद ही ऊपर आएगी। उसके बाद मॉनिटर एंड अडेप्ट टू पॉलिसी चेंजेस। देखें जी, दराज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इनमें चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है। इनमें पॉलिसीज़ टाइम टू टाइम चेंजेस आते रहते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, इन्फॉर्म्ड रहना है दराज की पॉलिसीज़ और टर्म्स और सर्विसेज से। ये चेंज होती रहती हैं, तो आपने रेगुलरली इसको विजिट करके इनकी टर्म्स और सर्विसेज को पढ़ते रहना है। कुछ अरसे के बाद पढ़ लिया, कुछ अरसे बाद, क्योंकि अपडेट्स आती रहती हैं, ठीक है। इनको रेगुलरली मॉनिटर करें और जैसे जैसे इनके अंदर चेंजेस आते हैं अपनी स्ट्रेटजीज़ को भी उसी तरह चेंज करके इनकी पॉलिसी के साथ अलाइन करें। इनकी पॉलिसी के साथ सीधा सीधा करके तो अपने जो हैं स्ट्रेटजीज़ के अंदर थोड़े से चेंजेस लेके आएँ, अपने जो ऑपरेशंस हैं उनके अंदर चेंजेस लेके आएँ, ठीक है। जिस तरह से आप इसको डील करें, जिस तरह से आप अपने स्टोर्स को चला रहे हैं, इसके अंदर आप लोगों ने चेंजेस लेके आने हैं आहिस्ता आहिस्ता, जैसे जैसे इसकी टर्म्स एंड पॉलिसी
पॉलिसीज़ जो हैं दराज की चेंज होती रहती हैं। अगर नहीं चेंज होती तो थोड़ा सा आप इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएँ। जैसे आप किसी चीज़ को अगर थोड़े डिफरेंट अंदाज से कर रहे थे तो आप ज़रा उससे बेहतर अंदाज की तरफ जाएँ, ठीक है। एसईओ जैसे आप कर रहे हैं उनकी, तो आप एसईओ ज़रा बेहतर करें, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपने इन चीज़ों की तरफ ज़रूर आना है। आगे आ जाता है जी लेवरेज मार्केटिंग एंड प्रमोशंस, ठीक है। दराज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको कुछ ऐसे टूल्स प्रोवाइड करता है जिसके ज़रिए आप लोग मार्केटिंग और प्रमोशनल फीचर्स कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दराज आपको मार्केटिंग और प्रमोशनल फीचर्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग है, ठीक है, डिस्काउंट्स है, सेल्स इवेंट्स है। स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग में क्या होता है कि आप कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ पे करते हैं दराज को, दराज आपकी जो है लिस्टिंग्स को टॉप के ऊपर ले आता है, ठीक है। उसके बाद डिस्काउंट्स हैं, डिस्काउंट्स आप दे के तो लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर। इसी तरह सेल इवेंट्स चलते हैं, फ्लैश सेल्स चलती हैं दराज के ऊपर, ठीक है। तो उन इवेंट्स के अंदर आप लोग पार्टिसिपेट करके अपनी प्रोडक्ट्स को जो है वो प्रमोट कर सकते हैं, तो मार्केटिंग कर सकते हैं, प्रमोशन कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट्स की। स्ट्रेटेजिक यूज़ करें इन टूल्स का, और इन टूल्स को अच्छी तरह से समझ के यूज़ करने में आपकी प्रोडक्ट की एक तो विजिबिलिटी भी बढ़ती है और सेल्स भी बढ़ती हैं। उसके बाद कलेक्ट एंड यूटिलाइज कस्टमर डाटा। देखें जी, कस्टमर्स जो हैं आपके पास, हमने बात की थी कि अगर आप दूसरे चैनल से कस्टमर को दूसरे प्लेटफॉर्म से लेके आते हैं दराज की तरफ, तो वो एक बहुत आपके लिए प्लस पॉइंट है। तो आप लोग कस्टमर्स का जो है डाटा वो कलेक्ट करें, और कस्टमर्स को आप अपने मंथली या वीकली जो न्यूज़लेटर्स होते हैं आप उनके साथ एनरोल होने के लिए कस्टमर से रिक्वेस्ट करें, ठीक है। उनकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लें, उनकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लेके उनको ईमेल्स भेजें, ठीक है। अपने प्रोडक्ट्स की जो है प्रमोशन करें और उनके डाटा को इस्तेमाल करें उनके साथ एक अच्छा रिलेशन बनाने के लिए दराज से प्लेटफॉर्म के बाहर, ताकि आप उनको अपने दराज के प्लेटफॉर्म के ऊपर वहाँ से लेके आ सकें। उसके बाद ऑप्टिमाइज फॉर एसईओ एंड सर्च विजिबिलिटी। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ को कहा जाता है, और सर्च विजिबिलिटी के नज़र आए आपकी प्रोडक्ट, आपको दराज के एल्गोरिदम्स को कि वो कैसे काम करता है, कैसे लोग उसके ऊपर सर्च करते हैं और वो क्या चीज़ें दिखाता है, इस चीज़ को स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप अपनी लिस्टिंग को रैंक करना चाहते हैं तो आपको दराज के एल्गोरिदम्स और उसके मुताबिक अपनी लिस्टिंग्स को जो है वो ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा, उसके मुताबिक अपनी लिस्टिंग को एडिट करना पड़ेगा, उसके मुताबिक अपनी लिस्टिंग्स को बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया कि आपने रेलेवेंट कीवर्ड्स और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट कंटेंट को यूज़ करना है। रेलेवेंट कीवर्ड्स तो एक वो चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा सर्च होते हैं, ठीक है। रेलेवेंट कीवर्ड्स किसी एक चीज़ से रिलेटेड कोई जो है वो कीवर्ड हो आपका, उसको कहते हैं रेलेवेंट कीवर्ड, ठीक है। और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट कंटेंट से क्या मुराद है कि आपका जो कंटेंट है जो आपने लिखना है उसकी डिस्क्रिप्शन होगी और इमेजेस होंगे, ये सारे जो हैं हाई क्वालिटी, यानी कि उसके अंदर उसको लिखते ही इस तरीके से हैं कि उसके अंदर कीवर्ड्स आते हैं, इसके अंदर ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जो लोग सर्च करते हैं, और उन सारी चीज़ों को मिला के हमारा हाई क्वालिटी प्रोडक्ट कंटेंट बनता है, ठीक है। तो इन चीज़ों के ऊपर आपने फोकस करना है अगर आप इसकी एसईओ करना चाहते हैं। हम आगे जब प्रैक्टिकल में देखेंगे तो इन सारी स्ट्रेटजीज़ को अप्लाई करेंगे, और इंशाल्लाह जब हम इन सारी स्ट्रेटजीज़ को अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो लिस्टिंग है वो कैसे टॉप के ऊपर जाती है और कैसे आपकी सर्च विजिबिलिटी जो है वो बढ़ती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मॉनिटर परफॉर्मेंसेस मैट्रिक्स एंड अडेप्ट स्ट्रेटजीज, ठीक है। इसके अंदर एक चीज़ जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने अपनी परफॉर्मेंस को दराज में चेक करते रहना है, ठीक है, कि आपने कितने प्रोडक्ट्स सेल किए, कस्टमर्स आपसे लेके गए, कितने वापस आए, आपको कस्टमर का फीडबैक क्या आ रहा है, ऑर्डर्स कितने आ रहे हैं, कितने रिजेक्ट हो रहे हैं, कितने आप टाइम पे पहुंचा पा रहे हैं। इन चीज़ों को आपने मॉनिटर करना है, ये आपकी परफॉर्मेंस है। इस डाटा को इस्तेमाल करना है आपने देखने के लिए कि कहाँ कहाँ पे आपके वीक पॉइंट्स हैं, और फिर उन वीक पॉइंट्स को आपने ख़त्म करना है, इम्प्रूव करना है, और अपनी सेलिंग स्ट्रेटजीज़ को उनके मुताबिक बेहतर करना है। इन तमाम स्ट्रेटजीज़ को अप्लाई करके और प्रोएक्टिव रह के, एक्टिव रह के अपनी ऑनलाइन परफॉर्मेंस को जो है, ऑनलाइन प्रेजेंस को बढ़ा के आप लोग इन चैलेंजेस को जो हमने पिछली वीडियो के अंदर पढ़े थे, जो आपको दराज में डिसएडवांटेजेस आ सकते हैं, उनको कम कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं, और अपनी सक्सेस को बढ़ा सकते हैं दराज के प्लेटफॉर्म के ऊपर। ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।